Good evening, students. I welcome you for another important and amazing session on coordination compounds. देखो स्टूडेंट्स, हमने आपको सबसे पहले बताया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोई स्टूडेंट बता सकता है 30 सेकंड में कि क्या डिफरेंस है बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? स्टूडेंट्स जल्दी से बताइए। वार्म अप सेशन, रिफ्रेश, रिकैप। देखिए क्वेश्चन आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यही पेपर में आते हैं। आपको हर चैप्टर जब हम कराते हैं, हर लेक्चर का वीडियो रिकॉर्डिंग देते हैं, आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। लेक्चर थियोरेटिकल नहीं होते, उनको समझना है, उनको समझना। तो बताइए जल्दी से, कौन बता रहा है इसका आंसर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? ये पेपर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। जल्दी से बताइए, कोई किसी को आता है या नहीं आता, जल्दी बताइए। A double salt will break down with reaction with water, whereas coordinate compounds will not. तो कोई बात नहीं, पार्शली सही आंसर दिया तुमने। क्या नाम है, किसने Sir, दिया ये Vansh, आंसर? Vansh. हाँ, तो वंश तुमने सही बताया कि जो डबल साल्ट होते हैं स्टूडेंट, जैसे पोटैश एलम है, जैसे मोहर साल्ट है, ये जब मैं पानी में डालता हूं तो ये बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस के अंदर। स्टूडेंट्स आयंस मिलते हैं, और आयंस के टेस्ट भी हम कर सकते हैं केमिस्ट्री में अगर आयंस मिलते हैं। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं तो क्या होता है, वो पूरे नहीं टूटते, एक एंटिटी रह जाती है जिसे हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी बताया था मैंने लास्ट टाइम। वो टूटते नहीं। वो क्या है कि हमने बताया कि इनके अंदर मेटल आयन है और लिगेंड्स हैं। लिगेंड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो अपना एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं मेटल आयन के साथ। तो ये हमें पता लगा कि ये जो थ्योरी थी, सबसे पहले कौन था जिसने ये थ्योरी दी थी? जल्दी से बताओ, सबसे पहली कोऑर्डिनेशन थ्योरी किसने दी थी? जल्दी बताओ, उसे नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में मिला था। कौन है उसका नाम? जल्दी से बताइए स्टूडेंट। Werner. वर्नर जो है, इज द फादर ऑफ द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। उन्हें नोबेल प्राइज से भी अवार्ड किया गया। उन्होंने क्या बताया था? जल्दी से बताओ, व्हाट इज वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? आपको मिलेंगे 30 सेकंड का वक्त, जल्दी से। ये रिवीजन है, ये रिवीजन की बात चल रही है स्टूडेंट। तो मैं कर रहा हूँ रिवीजन जो हमने लास्ट लेक्चर में किया, इसे बोलते हैं रिकैप स्टूडेंट। मैं इसको बोलता हूँ वार्म अप एक्सरसाइज, इसको बोलता हूँ वार्म अप एक्सरसाइज। देखो, Sir, कोई metal ion जाते हो possess of two type of valency, primary and secondary. दो टाइप की वैलेंसी बताई वर्नर ने। वर्नर ने ये कहा कि कुछ ऐसे कंपाउंड वर्नर बना रहा था एक्सपेरिमेंटली, उसने COCl3 लिया था स्टूडेंट्स। और कोबाल्ट क्लोराइड की अगर मैं वैलेंसी देखूं, अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की देखूं तो +3 है यहाँ पर कोबाल्ट। बोलो है कि नहीं, जल्दी बताओ। कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कोबाल्ट की वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है COCl3 में। और हमने 10th में 11th में पढ़ा था वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। एक ही टाइप की वैलेंसी है, लेकिन जब उसने अमोनिया के कंपाउंड बनाए थे, जब उसने उसमें इसमें अमोनिया ऐड करना शुरू किया, क्या क्या देखा उसने? जब उसने डिफरेंट मोल्स ऑफ अमोनिया डाले, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, इस तरह से उसने एग्जैक्ट जब अमोनिया के अमाउंट डाले अलग अलग और बढ़ाता गया, तो उसने क्या देखा कि उसे डिफरेंट कंपाउंड्स मिले थे। क्या मिले थे स्टूडेंट? डिफरेंट कंपाउंड्स मिले थे। तो उन डिफरेंट कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए उसने क्या बोला कि भैया एक टाइप की वैलेंसी नहीं है जो इनको एक्सप्लेन कर सकती है, प्राइमरी वैलेंसी से ये एक्सप्लेन नहीं हो सकते। तो आपने देखा था कि आपको जैसे CO, जब उसने देखा कि CONH3 6 और यहाँ पे Cl3, और फिर उसने देखा COCO, ClNH3 5 और Cl2। इस तरह से उसे कई कंपाउंड्स मिले थे। कितने मिले थे? 4 या 5 आपके बुक में एक टेबल में दिए होंगे। कलर भी डिफरेंट थे स्टूडेंट्स। और उन्होंने देखा था कि एक येलो है जैसे, और ये पर्पल कलर का मिला। और उसने उस समय क्या मेजरमेंट्स की थी? उसने ये कहा कि ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम है, लेकिन कंपाउंड्स तो डिफरेंट बन रहे हैं। मतलब कोबाल्ट जो है स्टूडेंट्स, वो अमोनिया के साथ डिफरेंट तरह के डिफरेंट कलर्स के कंपाउंड्स बना रहा है, डिफरेंट कलर्स के कंपाउंड बना रहा है। और उनके अंदर जब उसने देखा कि नंबर ऑफ आयंस जो हैं, नंबर ऑफ आयंस उसने जब स्टडी किए,
किस मेथड से उसने नंबर ऑफ आयंस को स्टडी किया था? जल्दी से बताओ, कौन सा मेथड यूज किया था उसने नंबर ऑफ आयंस को स्टडी करने के लिए? स्टूडेंट, कौन सा मेथड यूज होता है? कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स, आपको पता है कंडक्टिविटी की मेजरमेंट्स की जाती हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस मेजर की जाती हैं स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जब उसने ओम इनवर्स में मेजरमेंट की तो उसने कहा कि नंबर ऑफ आयंस डिफरेंट आ रहे हैं। तो उसने कहा कि भाई जब अलग अलग कंपाउंड्स बन रहे हैं उनके कलर भी अलग हैं और नंबर ऑफ आयंस भी अलग हैं। जब उसने सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन की तो उसे मोल्स ऑफ AgCl भी अलग मिले। तो उस बेसिस पे उसने ये कहा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कितने टाइप की वैलेंसी बताई स्टूडेंट्स उसने? क्या बताया वर्नर ने? 2 types. 2 टाइप्स। वेरी गुड। तो वर्नर ने कहा कि एक टाइप की वैलेंसी से तो मैं एक ही कंपाउंड एग्जिट बना सकता था। तो जैसे कि COCl3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रही है, ये प्राइमरी वैलेंसी है, ये प्राइमरी वैलेंसी है। ये आयोनाइज हो जाते हैं, ये आयोनाइज हो जाता है। अगर ये आयोनाइज हो जाता है तो इसको हम कैसे दिखाते हैं? 3+ और 3Cl-। जब मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखता हूं तो टोटल चार्ज 0 है, न्यूट्रल है, तो मैं क्या कहता हूँ, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये फार्मूला बन गया COCl3। तो इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी है स्टूडेंट? +3। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है क्वाड की? +3। एक ही है 3। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? तो उसने कहा कि 2 टाइप की वैलेंसीज हैं, 2 टाइप की लिंकेजेस हैं स्टूडेंट। एक को प्राइमरी लिंकेज कहा गया और या प्राइमरी वैलेंस कहा गया, जिसे मैं कहूंगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका? मेटल आयन का, जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन स्टूडेंट। ठीक है। और दूसरी वैलेंसी उसने कौन सी बताई? ये कौन सी होती है? आयनाइजेबल होती है, नॉन आयनाइजेबल होती है? जल्दी से बताइए स्टूडेंट। हर वक्त Ionizable. आयनाइजेबल होती हैं, बिल्कुल सही आंसर था स्टूडेंट्स तुम्हारा। ये आयनाइजेबल होती हैं। काउंटर आयंस जो आप देखेंगे वो सॉल्यूशन के अंदर आयंस बना लेते हैं। और दूसरी सेकेंडरी लिंकेज की बात हुई कि उसने कहा सेकेंडरी लिंकेज होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है स्टूडेंट। क्या होती है? लो इसको ठीक कर देता हूं मैं, आपको कोई डाउट न रह जाए स्टूडेंट्स। देखो, जब लेक्चर हो रहा है तो सोना नहीं है, जागना है स्टूडेंट। एनर्जी चाहिए मुझे भी और तुम्हें भी। बिना एनर्जी के मैं पढ़ा नहीं सकता और बिना एनर्जी के तुम पढ़ नहीं सकते। तो सेकेंडरी लिंकेज होती है, उसे सेकेंडरी वैलेंसी भी कहा जाता है। बोलो कि ये सेकेंडरी वैलेंसी होती है या सेकेंडरी लिंकेज होती है स्टूडेंट? क्या ये आयनाइज होती है? बोलो, होती है कि नहीं होती? जल्दी से बताओ। Sorry sir, question नहीं सुना. इज द सेकेंडरी लिंकेज आयनाइजेबल और नॉन आयनाइजेबल? Sir, non-ionizable. वेरी गुड, नॉन आयनाइजेबल होती है। ये टूटेंगे नहीं स्टूडेंट। तो हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 टाइप की वैलेंसी होंगी। एक वो जो मेटल के साथ जुड़ी हुई कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रही हैं, और एक वो जो आउटसाइड दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर होती हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे कि अगर मैंने ये कंपाउंड लिखा CONH3 और मैंने लिख दिया Cl3 स्टूडेंट, तो बताओ कि इसमें इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? जल्दी से बताओ। व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी इन दिस एंड व्हाट इज 3. द सेकेंडरी वैलेंसी? Secondary valency sir 6. 6 है। अच्छा, Primary 3. और प्राइमरी वैलेंसी? 3. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है कोबाल्ट का? 3 आयोनाइजेबल हैं, तो ये यहाँ पर ये 3 है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये पहली बार ऐसा हुआ कि ये वाला जो अंदर वाला है, इसको मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम आपको? इसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि ये वाले जो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, ये कोबाल्ट के साथ एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं स्टूडेंट्स। ये इसके साथ एक बॉन्ड बना रहे हैं, इसीलिए ये आयोनाइज नहीं होते। लेकिन ये वाला जो है, ये आउटसाइड का कोऑर्डिनेशन वाला है, वो आयनाइजेबल है, उसके आयंस बन जाते हैं। और जब मैं डबल शॉट लूंगा, वो बिखर के सारे आयंस टूट जाएंगे पानी के अंदर। लेकिन ये अगर मैंने पानी में डाला तो ये क्या बनाने वाला है? CONH3 6 लिखा मैंने स्टूडेंट, ऊपर 3 प्लस लिखा
और यहाँ पे लिखा 3Cl-। तो ये एक कम्प्लेक्स है, ये एक कम्प्लेक्स आयन है, ये कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स आयन है, इसके ऊपर 3+ चार्ज लगा हुआ है और ये 3 क्लोराइड आयन्स हैं जो कि आयोनाइजेबल हो गई हैं। तो जिसको आपने प्राइमरी वैलेंस के नाम में बताया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। सेकेंडरी वैलेंसी तुम ये कह रहे हो सर ये तो अब जुड़ गए हैं कोबाल्ट के साथ, बॉन्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बॉन्ड बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और इन्हें लिगेंड्स कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? लिगेंड्स। बोलो सही है या गलत है? जल्दी से बताओ। लिगेंड्स कहा Yes, जाता sir, है। right. ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आपकी इंटरेक्शन बहुत जरूरी है हमारे लेक्चर में। ये जितने भी मैं बातें बताता हूँ ये क्वेश्चन वो हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस पेपर्स में आए हैं, हम उनको बार बार आपके सामने रखते हैं कि एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, असर्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, आप उनको आंसर कर पाएं। स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर को सुनने का बहुत फायदा है। पे अटेंशन, पे अटेंशन। कॉपी रखिए, नोट्स बनाइए। देखो मुझे यहाँ बहुत सर्दी लग रही है और मैं तब भी गर्म कपड़े डाल के आपको बना रहा हूँ, एनर्जी क्रिएट कर रहा हूँ बॉडी के अंदर, ताकि मेरी एनर्जी बनी रहे। फिर मैं योगा करता हूँ, मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करता हूँ। आपको पता ही है कि क्या हालात है, मेरी दिल्ली में चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है। Sir, too bad. तो हमें अपने आप को तो फिट रखना है। और ये बता दूं कि अपनी प्रेपरेशन पूरी रखो। ये मत सोचो कि पेपर कब होंगे कब नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा, मैंने कहा तुम पेपर कब होंगे को छोड़ो, अपनी प्रेपरेशन पूरी रखो। Sir, अब practical होंगे? अपनी तैयारी पूरी रखो। ये सवाल के जवाब मेरे पास नहीं है, किसी के पास भी अभी नहीं है। इनको मत फजूल में अपना दिमाग लगाओ, अपना कोर्स कंप्लीट करो, अपने क्वेश्चन आंसर करो, अपनी प्रैक्टिस करो, अपनी तैयारी पूरी रखो। हम ताकि किसी भी टाइम पेपर है तो हम उसको कर सकते हैं। जितने भी बातें बता रहा हूं उनको नोट कर लो, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो अब क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, लिगेंड्स के ऊपर हमने आपको बताया कि देखो लिगेंड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। मतलब ये लीविस बेसिस होते हैं। क्या होते हैं? लीविस बेसिस। और जो मेटल आयन होता है स्टूडेंट, उसके पास है तो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं जिससे वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो मेटल आयन फिर एक लीविस एसिड है। बोलो मेटल। लिगेंड तो लीविस बेस है, तो मेटल क्या है? जो मेटल एटम है वो क्या है? लीविस एसिड। लीविस एसिड कौन से होते हैं केमिस्ट्री में? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है? जल्दी से बताओ। ये सारी बातें हमने की No, sir. और इसलिए कि क्योंकि ये क्वेश्चन ही बन जाएंगे पेपर में और आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। बार बार रिपीटेशन हम उन चीजों की करते हैं जो क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, 2 टाइप की लिंकेजेस मैंने बताई स्टूडेंट, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आपने कह दिया कि आयोनाइजेबल वाले हैं, जो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर लगे हुए हैं, वो कोऑर्डिनेशन नंबर है स्टूडेंट्स, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन, इसको कैसे निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनकी IUPAC नेमिंग इंपॉर्टेंट है और कुछ टर्म्स जो हैं उनके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं आपको इस लेक्चर में। और स्क्रीन पे देख रहे हैं मैंने एक टाइटल लिखा है लिगेंड्स स्टूडेंट्स। तो लिगेंड्स के बारे में आपको पहले ही पता लग गया कि लिगेंड्स वो होते हैं जो मेटल के साथ अपना कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जुड़ जाएंगे और एक डेफिनेट अरेंजमेंट इनका स्पेशल होगा। क्या होगा? स्पेशल अरेंजमेंट डेफिनेट होगा मेटल के अराउंड। तो इनकी ज्योमेट्री होती है जैसे ज्यादातर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है स्टूडेंट, कि कौन सी ज्योमेट्रीज आप देखते हैं इनके अंदर? जल्दी से बताइए कौन कौन सी ज्योमेट्री देखते हैं? Tetrahedral, octahedral. टेट्राहेड्रल देखी, ऑक्टाहेड्रल देखी, स्क्वायर प्लेनर देखी, ट्रायंगल, बाइपिरामिडल, इस तरह की ज्योमेट्रीज होती हैं स्टूडेंट इनकी। उसकी थ्योरी भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। ये सारी बातों पे डिस्कशन होगा। अभी का मेन बात मैंने इसलिए की कि देखो लिगेंड्स जो होते हैं ये लीविस बेसिस हैं। दे आर लीविस बेसिस, मतलब इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लोन पेयर जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, तो वो ये डोनेट कर सकते हैं, तभी तो ये लिगेंड्स बनेंगे। और इसके अंदर हमने आपको बताया कि मोनोडेंटेट लिगेंड स्टूडेंट, मोनोडेंटेट लिगेंड्स जिनका एक दांत है, एक ही एटम है, डोनर एटम है, एक ही डोनर एटम है, मतलब ओनली वन
डोनर एटम। तो ये अपने एक एटम से एक दांत So से we can मतलब write Lewis इलेक्ट्रॉन को values. डोनेट करते हैं किसको, सेंट्रल मेटल आयन को। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल दिए और उनके चार्जेस भी लिखे हैं, क्योंकि देखो चार्जेस अगर नहीं पता होंगे तो मैं मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल सकता, जो एक बहुत जरूरी है। किसी भी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम निकालना बहुत जरूरी होता है, कोई भी कम्प्लेक्स का नाम नहीं लिख सकता उसके बिना। तो देखिए यहाँ पर जो लिगेंड्स हैं ये मोनोडेंटेट वाले जितने मैंने यहाँ पे दिखाए। आप हेलोजेंस के बारे में जानते ही हैं, हेलोजेंस कौन सी फैमिली के हैं, एफ है, सी एल है, बी आर है, आई है। देखो 11 में हमने लिविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़े थे, तो ये हेलोजेंस ग्रुप 17 के हैं। कौन से ग्रुप के हैं, 17। तो इनके आउटर मोस्ट में तुम्हें पता ही है NH2 NP5, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 7। बोलो मैंने सही लिखा। और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो ये ऐसे बन जाएंगे, नेगेटिव आ गया, ये भी नेगेटिव आ गया। तो इनके पास कितने हैं, देखो 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना देते हैं। सारे के सारे लोन पेयर कभी शेयर नहीं होते, एक ही शेयर करते हैं, एक ही लोन पेयर अपना शेयर करते हैं, तो ये बनते हैं मोनोडेंटेट। तो Br माइनस है, I माइनस है, ये जो है इनके पास -1 चार्ज है। कितना चार्ज है, -1। देख रहे हो, ये नेगेटिव चार्ज वाले हैं, Br माइनस, I माइनस। तो नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड्स हैं, ये इनका चार्ज कितना है स्टूडेंट, -1। ये इंपॉर्टेंट है, कितना चार्ज है, -1। और यहां पर कुछ न्यूट्रल वाले भी मैंने दिखाए हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स कौन से होते हैं स्टूडेंट, ये नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड है। और न्यूट्रल वाले कौन से हैं, जिनके पास कोई चार्ज नहीं है, जैसे मैंने कहा वाटर है, वाटर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलो हैं। तो ये अपना एक, दोनों में से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है सेंट्रल मेटल को, तो ये भी मोनोडेंटेट में आता है। अमोनिया देखो, NH3 वाला, इसके पास भी है। और यहाँ पे देखो डाई ऑक्सीजन का भी देखो, आप लीवी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके पास भी कितने हैं। तो ये भी एक एटम से अपना एक दांत देता, एक दांत है, मोनोडेंटेट मैंने लिखे हैं यहाँ पर। कार्बन मोनोऑक्साइड देखो, ये भी बहुत अच्छा लिगेंड है। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ कार्बन से अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है मेटल को। कार्बन डाइऑक्साइड देखो, इसके पास ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्टूडेंट, ये डोनेट हो सकते हैं। CN को देखो, नाइट्राइल। और यहाँ पर देखो इंटरेस्टिंग चीज की, ये लिगेंड जो है कार्बन भी डोनेट कर सकता है लोन पेयर, और नाइट्रोजन भी, पर एक टाइम पर एक ही दोनों में से डोनेट करता है, एक टाइम पे दोनों में से एक ही डोनेट करता है। और इस तरह से एक और दिखाऊं, सायोथाइसाइन नाइट्रो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने इस तरह से इसको शो किया है। इसको क्या बोलते हैं, थायोसाइनेटो, SCN लिखा हुआ स्टूडेंट। सल्फर भी है, यहाँ पर भी है, और सल्फर भी है, देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये भी डोनेट कर सकते हैं। अब बताओ कि ये जो दो लिगेंड मैंने लिखे स्टूडेंट, CN और FCN, ये किस टाइप के लिगेंड होते हैं, जल्दी से बताओ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आया। ये कौन सा टाइप का लिगेंड है, मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं तुम्हें, जल्दी से बताओ। वन टाइप ऑफ लिगेंड इज द स्टूडेंट, सर कौन सा कोई, ये CN लिखा और FCN लिखा। अब बताओ कि ये किस टाइप का लिगेंड है। CN में कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है मेटल को, नाइट्रोजन भी दे सकता है। इन्हें क्या बोलते हैं, एम्बीडेंट। इन्हें क्या बोलते हैं, एम्बीडेंट लिगेंड्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। व्हाट इज एन एम्बीडेंट लिगेंड स्टूडेंट, व्हाट इज एन एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछा जाता है। और यहाँ पे मैं एम्बीडेंट लिगेंड की बात कर रहा हूँ। ये कार्बन से भी जुड़ता है जिसे, और नाइट्रोजन से भी जुड़ता है, ये सल्फर से भी जुड़ता है, नाइट्रोजन से भी जुड़ता है। तो दो तरह से जुड़ सकता है। ये एम्बीडेंट है स्टूडेंट, कौन से वाले हैं, एम्बीडेंट हैं। एक देखो सल्फर से जुड़ा तो थायोसाइनेटो, और ये नाइट्रोजन से अगर जुड़ गया तो आइसोथायोसाइनेटो। तो मतलब दो जुड़ सकते हैं, SCN और NCS। तो इस तरह से ये जुड़ सकते हैं
NCS, यहाँ से हमने बताया था नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है स्टूडेंट, और HCN भी जुड़ सकता है। तो ये एम्बिडेंट हैं, इनके अंदर दो ऐसे एटम हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट। और बाइडेंडेंट में जो हमने आपको एग्जांपल दिया स्टूडेंट, वो कौन सा था, इथिलीन डाइअमीन, EN का बहुत यूज होगा, EN के बहुत सारे कंपाउंड बनाएंगे। EN क्या है, इथिलीन डाइअमीन, देख रहे हो इथिलीन डाइअमीन, ये वाला 1,2 इथेन डाइअमीन, ये क्या है, इथेन, और ये क्या है 1,2, तो इथेन 1,2 डाइअमीन वाला, ये इथिलीन डाइअमीन, इसका शॉर्ट फॉर्म है EN। तो ये आपके सामने कुछ ऐसे लिगेंड्स हैं जो पॉलीडेंडेंट हैं। देखो इसके अंदर मैंने लिखा है ये कौन सा कंपाउंड है, ये ट्राइडेंटेड लिगेंड है स्टूडेंट, इसमें 3 है नाइट्रोजन जो अपना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, देख रहे हो। तो ये डाईइथाइल, डाईइथिलीन, ये भी इथिलीन, ये भी इथिलीन, डाईइथिलीन ट्राइअमीन है, 3 NH वाले हैं ग्रुप इसमें, डाईइथिलीन ट्राइअमीन। तो यहां पर आप देख रहे हो 3 नाइट्रोजन हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। सर यहां पर देख सकते हो 4 हैं नाइट्रोजन, 1 2 3 4, तो ये टेट्राडेंटेड लिगेंड है। टेट्राडेंटेड लिगेंड मतलब 4 एटम ऐसे हैं जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को दे सकते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ पे देख रहे हो हमने कौन सा लिखा है, EDTA, इसको ऐसे लिखना चाहिए मुझे, EDTA4-, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, देखो 1 2 3, 1 2 3 4 और 2 नाइट्रोजन, 6 है इसके अंदर ऐसे डोनर एटम। कितने डोनर एटम है, 6, इसके अंदर 6 हैं जो डोनर एटम्स हैं। और एक खास बात मैंने बताई थी, कीलेट। कीलेट क्या होते हैं स्टूडेंट, ऐसे लिगेंड जो साइक्लिक रिंग बना लेते हैं। ये क्या करते हैं, साइक्लिक रिंग फॉर्म कर लेते हैं अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम या आयन। तो सेंट्रल डाउट है, या आयन के अराउंड ये साइक्लिक रिंग बना लेते हैं, कीलेट कंपाउंड्स होते हैं, ये थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, दे आर हाईली स्टेबल। तो इनका यूज भी बहुत है, ये काफी स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बायोलॉजिकली भी बहुत एप्लीकेशन रखते हैं। आपको पता है कि क्लोरोफिल एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, बताओ क्लोरोफिल में कौन सा, सर क्लोरोफिल के अंदर कौन सा मेटल है जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना रहा है क्लोरोफिल में, अरे फोटोसिंथेसिस में जो क्लोरोफिल यूज होता है उसके अंदर कौन सा मेटल है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, बताओ क्या आंसर किया सर? मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, और हेमोग्लोबिन में कौन सा होता है, आयरन। तो इस तरह से वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, उनके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी होती है स्टूडेंट्स। तो यहां पर मैंने मल्टी रेडेंट लिगेंड्स की बात की है। वंश कुछ अपना हाथ रेज कर रहा है, बताइए क्या क्वेश्चन है। तो कीलेट है, सर आवाज क्लियर आ रही है मेरी? हाँ अब आ तो गई, अब आवाज आ गई मेरे को, हेलो हेलो आवाज आ गई है। सर, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स कौन से होते हैं? अरे फ्लेक्सीडेंट में होते हैं एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, लेकिन वो एक टाइम पर, इनमें क्या डिफरेंस है कि ये एक ही टाइम पर बहुत सारे लिगेंड काम कर रहे हैं इकट्ठे, मतलब एक ही टाइम पर 2 3 4 हो सकते हैं और वो रिंग बना लेते हैं। फ्लेक्सिबल में का मतलब ये है उसमें एक से ज्यादा है, लेकिन जब डोनेट करता है तो एक ही यूज होता है, ठीक है। वो जितने भी मैंने बताए हैं उससे पहले वाले वो कौन से थे, फ्लेक्सी वाले, मतलब उनमें डोनर एटम एक से ज्यादा हो सकते हैं, जैसे एम्बिडेंट वाले भी उसी कैटेगरी में आ गए। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये रिंग बना लेंगे। अगर इथिलीन डाइअमीन भी आपने देखा है, जैसे CO है, अगर CO के साथ आपने देखा है जो कॉम्प्लेक्स बने, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि ये CH2 है, CH2 है, और ये N है, NH2 है, NH2 है, तो ये क्या कर रहा है, आप देख रहे हैं कि ये ऐसे यहाँ पे जुड़ा, कितनी रिंग बनी, कितने मेंबर्ड रिंग बनी है, देखो ये 1 2 3, कितने मेंबर है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये इस तरह से ये साइक्लिक रिंग बन रही हैं। 5 मेंबर है ये, यहाँ भी CH2 NH2 है,
CH2 है, CH2 है और NH2 है स्टूडेंट, और NH2 है। अगर ये इस सेंट्रल के साथ जुड़ेगा यहाँ से यहाँ, तो आप देख रहे हो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर्ड रिंग है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो कि साइक्लिक रिंग्स बना सकते हैं, इनको शॉर्ट फॉर्म में ना बुक में ऐसे दिखाएगा वो, ठीक है, EN इस तरह से, ये भी EN दिखाएगा। लेकिन आप इसकी एग्जैक्ट देखियो कितने मेंबर्ड की रिंग है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है। तो यूजुअली आप देखेंगे 5 और 6 मेंबर्ड रिंग ही ज्यादा स्टेबल होती हैं, जो छोटी रिंग्स हैं वो अनस्टेबल होती हैं, उनमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, तो वो बन नहीं पाती, वो स्टेबल नहीं रहती। तो ये एक कीलेट कॉम्प्लेक्स बन गया है, मतलब ये साइक्लिक रिंग्स बना लेगा कोबाल्ट के अराउंड जो भी सेंट्रल मेटल है। तो ये बहुत थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि एंट्रोपिकली ये डेल्टा जी जो होता है स्टूडेंट, इनका लोअर हो जाता है थर्मोडायनेमिक स्टेबल का मतलब, और ये डेल्टा एच होता है और ये डेल्टा एस होता है। तो इनमें एंट्रोपी काफी इंक्रीज होती है जब ये रिंग्स बनेंगी, तो ये कॉम्प्लेक्स जो होते हैं काफी स्टेबल होते हैं। इनका काफी एप्लीकेशंस भी है, वो हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन पार्ट्स में। तो ये डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हैं। हेक्साडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल आपको हमने बताई, EDTA बताई है। तो कुछ इनके चार्जेस के बारे में देख लें स्टूडेंट, जो कि हमें यूज करना है, क्योंकि हम निकालने जा रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जो सेंट्रल एटम है स्टूडेंट, मेटल एटम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता तो मैं IUPAC नेम भी नहीं लिख सकता, यह बहुत जरूरी है। अब इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो लिगेंड्स इनके साथ लगे हुए हैं मेटल के साथ, उनके ऊपर क्या क्या चार्जेस होते हैं। यहां पर मैंने कुछ शो किया, देखो देखो एनायनिक लिगेंड्स, अनायनिक लिगेंड में हेलोजेंस का ऊपर तो -1 चार्ज है, जो X-1 वाले, ये हेलोजेंस है, हेलाइड आयंस कहते हैं इनको। इनके ऊपर क्या चार्ज लगा हुआ है स्टूडेंट, -1। चार्ज कितना है, -1। ये वाले होते हैं एनायनिक लिगेंड्स। सारे तो मैं लिस्ट नहीं दे सकता, लेकिन जो हमारे यूज होने हैं उनकी दे रहा हूं, बाकी बुक्स में मिल जाएंगे, कितने भी आप सर्च कर सकते। प्राइमरी वैलेंसी लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अरे ये मैं अभी तो इनकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ लिगेंड्स की, मतलब अभी जब मैं निकालूंगा वो मैं उसको ऑक्सीडेशन नंबर लिखूंगा, ठीक है। अब वो जब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं IUPAC नेमिंग करूंगा तो उसमें मुझे ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का बताना पड़ेगा, फार्मूला भी नहीं लिख पाऊंगा उसके, इसलिए बता रहा हूँ। तो पहले लिगेंड्स को देख लो, ये देख रहे हो इनको, जब इनके नेम है तो मैं बताऊंगा इनको, आजकल फ्लोराइडो कहते हैं, ब्रोमाइडो कहते हैं, नेगेटिव वालों को IDO लगा देता है उनके पीछे, वो जब हम रूल्स पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग के उसमें आ जाएंगे, ठीक है। ये जितने भी मैंने लिखे हैं इनके ऊपर चार्जेस हमने दिखाए हैं जो हम यूज करेंगे। Br का -1, F का, ये ऑक्सो है, ये हाइड्रोक्सी OH माइनस के ऊपर भी कितना चार्ज बताया मैंने, -1। CN बहुत ज्यादा यूज होता है, साइनाइडो कहते हैं आजकल इसको IUPAC में, और साइनो भी यूज हुआ है, ये भी -1 चार्ज कैरी करता है। और देखो ऑक्सालेटो कौन सा है, ऑक्सालिक एसिड तुम्हें पता है कौन सा था, ये ऑक्सालिक एसिड है, ठीक है। ये कंपाउंड तुम्हें पढ़ा है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, इसमें से भी ये हाइड्रोजन निकाल दो, तो ये क्या बनेगा, CO-, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सालेटो। तो ये कैसा लिगेंड है देख रहे हो, इसके पास 2 हैं इलेक्ट्रॉन डोनर एटम, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है। कौन सा है ये, बाइडेंटेड लिगेंड है स्टूडेंट्स, कौन सा, ऑक्सालेटो, ठीक है। अगर देखना चाहते हो तो, और देखना चाहते हो इसके बारे में, तो ये ऐसे दिख रहा है, ये यहां पर, और ये 2 हैं इसके पास। इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखता है वो, हम ऐसे लिखते हैं ऑक्सालेटो, OX। जब वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा इसको OX देगा आपको पेपर में, ठीक है, OX लिखेगा। और ये कार्बोनेटो भी देख लो, CO3 2-। तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, ऑक्सालेटो के ऊपर कितना चार्ज है, -2। इसके ऊपर कितना चार्ज है, -2। और कुछ ऐसे हैं जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं स्टूडेंट्स, जो मैं
हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो न्यूट्रल लिगेंड्स में देखो स्टूडेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं। ये आपके स्क्रीन पे NH3 बहुत यूज होगा, NH3 मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगा, ये बार बार आएगा NH3 वाला। तो इनके इसके ऊपर ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इनका चार्ज कितना है 0। तो 0 चार्ज वाले भी हैं स्टूडेंट, 0 चार्ज वाले भी हैं। जब मैं इनका IUPAC नेम बताऊंगा तो फिर आप इनको देख लेना, इनका IUPAC नेम क्या है। और इसको जब मैं लिखूंगा स्टूडेंट AMIN, देखो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये बुक से लिया गया था, यहाँ पे गलत है, डबल M नहीं हुआ है, सिंगल M लिखना है, ये सिंगल M है, एमीन, जो हम यूज करेंगे IUPAC नेम में। ये एमीन है, H2O न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। NO भी न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसे नाइट्रोसिल कहते हैं। H2O को क्या बोलते हैं, एक्वा। ये मैं जब IUPAC नेम करूंगा दोबारा से बताऊंगा। ये कार्बोनिल है CO स्टूडेंट, इसको कार्बोनिल बोलते हैं, ये भी न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। डाई ऑक्सीजन डाइन है, ये पिरिडीन है, इथिलीन डाइअमीन है, EN कौन सा है, इथिलीन डाइअमीन। ये बाइडेंटेट है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज 0 है, ये न्यूट्रल वाले हैं। न्यूट्रल वाले कौन से होते हैं, जिनके ऊपर चार्ज 0 है स्टूडेंट्स। ये मैंने इसलिए बताया कि अभी मैं कुछ निकालने जा रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, तो उसके लिए हमें लिगेंड्स के चार्ज पता होने चाहिए। तो आप ये नोट कर लो, जो मेनली यूज होने हैं, जो मेनली यूज होने हैं, जिसके ज्यादातर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम बनाएंगे। हेलोजेंस बहुत आएंगे, वाटर बहुत आएगा, अमोनिया बहुत आएगा जिसे एमीन कहा है, ऑक्सालेटो आएगा, इथिलीन डाइअमीन बहुत आएगा। ज्यादातर एग्जांपल आपकी बुक में इसी के मिले हैं, इसी का क्वेश्चन हमें ज्यादा करने हैं। कार्बोनिल CO बहुत आएगा। तो नोट कर लिया, तो मैं आगे चलूंगा, जल्दी से बताओ, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलूं? Yes, sir. अच्छा, तो ये जब मैं नेमिंग करूंगा तो बताऊंगा कि कुछ ऐसे लिगेंड्स हैं जिनके अंदर ऑलरेडी न्यूमेरिकल है, जैसे इथिलीन डाइअमीन, डाई उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ऐसे लिगेंड्स को मैं फिर हम क्या यूज करेंगे, जब नाम करेंगे बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, इस तरह से जब मैं IUPAC नेमिंग बताऊंगा तो उस केस में मैं आपको वो बताऊंगा कि कैसे उसको लिखना है। अब जो मेन हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है स्टूडेंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। तो मैंने आपको कहा कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसका एक सेंट्रल एटम है, उसके साथ लगे हुए हैं लिगेंड्स। अब हमें उसका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, मैंने कहा कि वो चार्ज, Primary valency. सुन लो, अब वो चार्ज जो इसके ऊपर होगा, किसके ऊपर, सेंट्रल एटम के, अगर सारे लिगेंड्स मैं वहां से हटा दूं, ठीक है, अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मतलब लिगेंड्स के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके चले जाएं, ठीक है, जो उसने शेयर किया था सेंट्रल से, तो जो चार्ज उसके ऊपर बचेगा स्टूडेंट, उसी को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। आपने केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा 11th में, आपने देखा कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, तो कैसे हमने निकाला था, तो उसके कुछ रूल्स आपको बताए थे हमने ऑक्सीडेशन नंबर के। तो उसमें हमने ये एज्यूम किया, ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन लेके चले गया, और जो चार्ज बचा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेस पे हमने कुछ रूल्स भी बताए थे कि हाइड्रोजन का -1, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। ज्यादातर कंपाउंड्स में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता। तो उस बेसिस पे हमने उनके ऑक्सीडेशन नंबर निकाले थे। बोलो, निकाले थे। जैसे अगर मैं ये कहूं, अगर आपको मैंने कहा लो जी इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो,
ये हमने 11th में पढ़ा था ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, आप बताओ कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कितना है स्टूडेंट, कौन बता रहा है, जल्दी से बताओ, मैं आपको 30 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स आपने पढ़े थे 11th केमिस्ट्री में स्टूडेंट, रिडॉक्स का चैप्टर था ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा था आपने। तो आपने ऑक्सीजन का उसने कहा कि -2 होता है, तो फिर आपने कहा इसको x ले लो, तो 2 ऑक्सीजन है, ये -2, टोटल चार्ज 0 है, तो ये कितना हो गया x - 4 = 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आई +4, तो आपने कहा कार्बन +4 में है, इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +4। ठीक है, बोलो, ये लिखी थी हमने। तो कार्बन का इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, कि ये इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, उस बेसिस पे हम निकालते हैं। तो इस तरह से जो रूल्स आपको बताए थे हमने, वो हमने यूज किए थे। ठीक है, बोलो, किए थे यूज कि नहीं किए थे? तो अब हम ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं सेंट्रल एटम के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, और जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं स्टूडेंट, तो उनको वो एक रोमन लेटर्स में लिखा जाता है। रोमन लेटर्स क्या होते हैं, अगर +3 आया तो वो +3 को कैसे लिखता है रोमन लेटर में, 1 2 3 ब्रैकेट डाल के, ऐसे वो 3 हो जाता। तो ये IUPAC नेमिंग में बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए हमने ये कहा कि वो चार्ज जो सेंट्रल एटम के ऊपर होगा, अगर हम सारे ही लिगेंड्स को रिमूव कर दें विद देयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो ऑक्सीडेशन नंबर इज रिटन बाय नॉर्मन न्यूमेरल इन पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट में लिखा जाता है। आप देखो, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, देखो कोई भी चीज समझने के लिए क्वेश्चन करने से फायदा होता है। जब मैं क्वेश्चन 5-6 कर दूंगा ना, तो तुम्हें समझ आ जाएगा, और वैसे थ्योरेटिकल बता रहा हूं तो आपको थोड़ा डाउट रहेगा। तो देखो कि अगर मैं मेरे पास कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट, अगर एक कॉम्प्लेक्स है, मैंने ये लिखा CuCN, मैंने लिखा स्टूडेंट 4, ठीक है, और मैंने यहां पर लिखा स्टूडेंट 3-। अब मैंने आपको कहा कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर, ठीक है, कॉपर सेंट्रल एटम इन द कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ गया क्वेश्चन, अब मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब बताओ, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, उससे पहले कि मैं करूं आप पहले ट्राई कर लो, आपने क्या इसका आंसर निकालना है, कैसे निकालना, आप अंश का आंसर निकालो, उसके बाद फिर मैं करता हूं कुछ क्वेश्चन, ताकि हमें समझ में आए कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। कितना आंसर आया स्टूडेंट्स? 0 0 आया? सॉरी 111 0 गलत है। अब मैंने देखो कैसे करूंगा, मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है, मैंने इसका आंसर लिखना, देखो कॉपर को मैंने x माना, ठीक है, Cn का चार्ज कितना होता है, अभी तो मैंने दिखाया था तुम्हें Cn में कितना चार्ज है, Cn के ऊपर कितना, ये एक नेगेटिव लिगेंड है, एनायन है, एनायन है, तो एनायन के ऊपर कितना चार्ज है, जल्दी बताओ। Cn एक एनायनिक लिगेंड है स्टूडेंट, अभी तो आपने देखा है, एनायनिक लिगेंड है, कितना चार्ज है -1, एक Cn के ऊपर -1 चार्ज है, बोलो है कि नहीं है, जल्दी बताओ। 4 लगे हैं, -1 चार्ज है, और उसके ऊपर कितना चार्ज लगा हुआ है -3, तो x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, कितनी आई है, -3 + 4, तो +1 है इसमें कॉपर, तो कॉपर इसमें ये क्यूप्रस है स्टूडेंट, ये है कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1। आंसर क्या निकला, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकाला मैंने स्टूडेंट, +1 ऑक्सीडेशन है कॉपर की, कितनी है इसमें +1, बोलो कोई डाउट है, सर किसी को डाउट है तो पूछ लो, अभी तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन करने जा रहा हूं।
क्वेश्चन से ही हमें समझ आएगी। सर क्वेश्चंस भेज देना एक्स्ट्रा ग्रुप पे। हाँ, अरे क्वेश्चन अभी लिख रहा हूँ बोर्ड पे, पहले ये तो कर लो। ये वीडियो भी मिल जाएगी आपको, ये तो जरूरी है, इसके बिना मैं नाम ही नहीं लिख सकता। फिर जब नेक्स्ट में नाम IUPAC नेम ही लिखवाऊंगा, 1 नंबर का क्वेश्चन वो भी आना है। अब मैंने ये कहा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, K4FeCN6 find the oxidation number of Fe। चलो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको दे दिया मैंने पेपर में, आपको मिलेगा 1 मिनट का वक्त, जो आपने ट्राई करना कर लो, फिर उसके बाद आगे चलता हूँ। सर 2 2 निकाला है। देखो एक चीज मैं बता दूं, जितने भी स्टूडेंट है, जल्दबाजी कभी मत करना, शॉर्टकट कभी मत करना लाइफ में, ये कभी काम नहीं आना। मैं शॉर्टकट नहीं करता तुम्हारे सामने, मैं इसको क्या करता हूँ, 2 तरीके हैं बताता हूँ। एक तो मैंने कहा पहले इसके आयंस बना लेता हूँ, अगर मैं इसको पानी में डालता तो ये कैसे टूटता, इसके ऊपर कितना चार्ज आने वाला है, देखो ये वाला जो होता है ये इसके ऊपर -4 जाता है, ये 1 है, और ये इसके ऊपर जाता है, तो ये 4 - 1 है, ये कटायन है और ये एनायन है। बोलो मैंने गलत लिखा सही लिखा? बात समझने की है, हर चीज को समझ के करना, जल्दबाजी नहीं करना, एक बार समझ लोगे तो फिर इजी हो जाएगा। अब मैंने इसको ले लिया, अब आयरन को मैंने x माना, मैं कह रहा हूं आयरन मेरा x है, तो ये x है। अब बताओ कि Cn के ऊपर कितना चार्ज है, 6 है, -1 1 का है, इसके अब ऊपर कितना है, -4 है, तो कितना आंसर आया, तो x की वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट, -4 + 6 कितनी आई, +2। तो यहां पर आयरन का कितना निकाला तुमने, ऑक्सीडेशन नंबर +2। तो इसको कैसे लिखते हैं रोमन लेटर में, इस तरह से। जब मैं IUPAC नेम लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, ये फेरस है, आयरन 2+, और मैं इसको ऐसे करता पूरा का पूरा, K4FeCN6 ऐसे ही लिखता मैं। तो पोटेशियम का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, आपने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़े थे, ये एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल का कितना होता है, +1 होता है, +1 आपने पढ़े थे ऑक्सीडेशन नंबर में रूल्स। तो 4 हैं ये, 4, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, चलो ये +1 4 है पोटेशियम, ठीक है जी, और उसके बाद आयरन का x है, ये वाला x है, और ये कितने हैं, 6 × -1। अब ये 0 है, क्योंकि कोई भी चार्ज, किसी भी कंपाउंड जब बन जाता है उसका चार्ज नहीं होता, कोई भी कॉम्प्लेक्स पूरा बन गया तो उसका चार्ज नहीं है, जब मैंने कैटायन और एनायन में तोड़ा तब चार्ज दिखाए। इतना आपको भी समझ है कि कैसे मैंने फार्मूले लिखे हैं, पहले कैटायन लिखते हैं फिर एनायन आता है, ये सही है। NaCl लिखा तो क्या मतलब है, पहला कैटायन है दूसरा एनायन है, NaCl के ऊपर मैंने चार्ज लगाया कभी नहीं, जब मैंने उसको आयंस में तोड़ा तो चार्ज लगाया। अब देखो +4 है, +x है, -6 है, =0, तो x - 2 = 0, x = +2, तो फिर कितना आया आयरन का, +2। कैसे भी कर लो आंसर सेम आएगा। बोलो किसी को डाउट है तो मेरे से बात करें, नहीं तो आगे चलें। एनी डाउट? आगे अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई, अभी स्टोरी चल रही है। अब मैंने आपको कहा स्टूडेंट्स, आपको दिया क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, क्वेश्चन ही तो पेपर में आना है, क्वेश्चन ही तो पेपर में आना है, और तो कुछ आना ही नहीं। आपको दिया हमने CrNH3H2O, स्टूडेंट लगाया मैंने 3 और लगाया Cl3, और आपको बोला फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। चलो जल्दी से करो, आपको 1 मिनट का वक्त मिला है, शॉर्टकट मत करना, मैंने पहले बार बार स्टूडेंट को मना किया, मेरे साथ शॉर्टकट मत करना स्टूडेंट, इसका कोई फायदा नहीं होता, शॉर्टकट का फायदा नहीं होता, आपको सारे ही आंसर सही करने हैं। 3 आंसर 3 कैसे निकालूंगा मैं, क्रोमियम को मैंने x माना स्टूडेंट्स, अब अमोनिया कितने हैं, 3, बताओ, और अमोनिया के ऊपर कितना चार्ज था,
बोलो, अमोनिया पे कितना चार्ज है? अमोनिया कैसा लिगेंड दिखाया था मैंने? अरे NH3 कैसा दिखाया था? न्यूट्रल, जीरो चार्ज है इसका, तो जीरो। वाटर कैसा दिखाया था मैंने? एक्वा, इसको मैंने बोला था एमीन, इसको मैंने बोला था एक्वा, जीरो चार्ज, 3 × 0 हो गया। अब ये Cl का चार्ज कितना है? -1, ठीक है, ये माइनस, ये 3 × -1 = 0। कितना आया फिर? एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 3. +3 आई है। क्रोमियम किस स्टेट में है? 1 2 3। ये रोमन तरीका है लिखने का। और अगर मैं इसको तोड़ लेता स्टूडेंट तो कैसे बनता है ये? CrNH3H2 स्टूडेंट्स, और ऊपर क्या आता? 3+ और 3Cl-। अब ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ये सारी बातें नोट करते जाओ क्योंकि काम आने वाली है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब मैं तब भी निकालूंगा, सेम ही आएगा, x + 3 × 0 + 3 × 0। अब चार्ज +3 वैसे ही है, तो x की वैल्यू +3 है। तो क्रोमियम जो है आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। किसी को डाउट है? किसी भी स्टूडेंट को डाउट है? क्वेश्चन आंसर करने से डाउट क्लियर हो जाते हैं और प्रैक्टिस हो जाती है, इसीलिए करवाता हूं। हर लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए जा रहे हैं स्टूडेंट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। ये कह रहा है कि Na2Ni स्टूडेंट Cl4 में फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल। चलो आपको 1 मिनट का वक्त मिल रहा है, जल्दी से करिए और कंप्लीट आंसर करके +2. शॉर्टकट मत करना मेरे साथ। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, एग्जाम में से 30 सेकंड में आंसर कर लोगे। IUPAC नेमिंग में बहुत हेल्प करेगा, नहीं तो लिख ही नहीं सकता मैं। +2 सर. और कोई स्टूडेंट? एक ही स्टूडेंट आंसर देगा, बाकी कहां सो गए क्या? सर और कोई दे ही नहीं रहा. कोई कोई सॉल्व नहीं कर रहा? कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? सर वंश. अच्छा वंश, अच्छी बात है, तुम तो कर रहे हो। मैंने तुम्हें एक बात बताई, जो हार्डवर्क करेगा वही कामयाब होगा, और जो प्रैक्टिस करेगा वही कामयाब होगा। जो अटेम्प्ट करेगा, ट्राई तो करेगा ना। जो ट्राई नहीं करूंगा तो क्या मुझे रिजल्ट मिलेगा? और हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए स्टूडेंट्स। सर अक्षय कह रहा है उसका उसे कोई डाउट है. क्या डाउट है मुझे बताए ना, मैं तो तब सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने बोर्ड पे। बोलो क्या डाउट है, पूछे। अक्षय डाउट पूछ। सर कोई डाउट नहीं सर, वो नेटवर्क अच्छा प्रॉब्लम है ना, इसलिए बोला नहीं जा रहा है यहाँ पर, बार-बार अच्छा, डिले हो कोई रही बात नहीं, क्लास। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ सर कि, अक्षय ने ट्राई करा है, उसका आंसर गलत आ रहा है, वो डाउट पूछ रहा है. अच्छा कोई बात नहीं। देखो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ जो ट्राई करता है, अटेम्प्ट करता है। मैं अगर इतना दिमाग लगाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, इसलिए कि तुम तक बात को समझ आ जाए, ताकि तुम एग्जाम में कोई गलती ना करो। मैंने बहुत स्टूडेंट पढ़ाए ऑल ओवर वर्ल्ड, मैंने देखा कि स्टूडेंट जल्दबाजी में गलती करते हैं, शॉर्टकट में गलती करते हैं। तो हमने पूरा प्रोसीजर को फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप। उससे फिर हमें 100% सही आंसर मिलेंगे। जब तुम इतने हाई हो गए IIT के कि तुम्हें बहुत प्रैक्टिस हो गई, फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो तुम कर लो 30 सेकंड में भाई। लेकिन जब इतना लेवल नहीं बना तो फिर जल्दबाजी ना करो। और कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो, समझ लो, जल्दी नहीं है। मैंने हमेशा कहा कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें एक एक वर्ड समझ में आ जाए। मैं सर आरएगए का सोल्व हो गया. अच्छा, मैं तुम्हारी सारी NCERT और BSc केमिस्ट्री को डिकोड करने जा रहा हूँ। ग्रेजुएट लेवल की बाहर के कंट्रीज की भी बुक को डिकोड कर दूंगा अगर टाइम होगा। मेरे जो केमिस्ट्री के लेक्चर्स हैं वो नीट में जाएंगे, IIT में जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे, और उसके अलावा CSIR, UGC, नेट, गेट और जो IAS इस तरह के केमिस्ट्री के पेपर दे रहे हैं उसमें हेल्प करेंगे पूरी की पूरी। मैं कहता हूँ तुम बात को समझ लो, पे अटेंशन।
आप इन लेक्चर्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनको फॉरवर्ड करिए। जो स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे लेक्चर्स अटेंड, उनको दे दीजिए ताकि उनको फायदा हो जाए। हमारी तैयारी स्ट्रांग और पूरी होनी चाहिए, ये वेरी क्लियर है। अब देखो कि मैंने इसको क्या किया। मैं तुम्हें इसमें कई बातें बताऊंगा, जरा दिमाग लगाना। एक तो तुमने इसको तोड़ दिया, पहले तोड़ने का मेथड तुम्हें पता होता है। ये जो होता है ना, ये यहां जाता है वो इसके ऊपर, और इसका 1 है तो ये इसके ऊपर आने वाला है। ये किसके ऊपर आने वाला है? इसके सिर के ऊपर। बात समझ में आई कैसे फार्मूला बनाता हूं? ये 1 है, ये पहला कटायन ही होता है, इसके ऊपर प्लस लग गया। एक है ना ये, तो +1 लग गया। बस 2 तो नहीं लगाए मैंने, एक ही प्लस लगाया क्योंकि ये 1 है। सोडियम प्लस, तो वैसे भी तुम्हें पता है एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल की वैलेंसी कितनी है? +1। केमिस्ट्री पूरी लिंक्ड है, समझ जिसको आ गई वो आराम से जाएगा। अब तुमने कहा फिर सर ये बना है कॉम्प्लेक्स आयन, कौन सा है कॉम्प्लेक्स आयन? कौन सा इसमें? इसके ऊपर ये 2 इसके ऊपर जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स एनायन है स्टूडेंट। कौन सा है ये? एनायन। पहले मैंने कॉम्प्लेक्स कटायन दिखाए थे, जब मैं नेमिंग करूंगा तो ये बहुत काम आने वाली चीज है, क्योंकि नेम के अंदर एनायन का वो एंड करता है 8 और कटायन का नाम चेंज नहीं करता, वो निकलेट कर देगा, निकल को निकलेट बना देगा एनायन में। और अगर निकल पॉजिटिव होता ऊपर तो वो निकल ही रहता। किसमें? जब IUPAC नेमिंग करूंगा। इसलिए बता रहा हूं, जरा समझ लो। ये कॉम्प्लेक्स एनायन है स्टूडेंट, ये कटायन है। कोई भी फार्मूला जब मैंने केमिस्ट्री में लिखा था तो पहले कटायन लिखा था फिर एनायन लिखा था। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम NaCl को लिख के देख लेना भैया, ये प्लस है ये माइनस है, ये कटायन है ये एनायन है। नाम जब मैं लिखता हूं तो कहता हूं सोडियम क्लोराइड, मैंने क्लोराइड सोडियम तो नहीं लिखा। तो आपके समझाने के लिए बता रहा हूं कि आपको समझना है हर चीज को स्टूडेंट, ये दिमाग का इस्तेमाल करना है। जरा मेरे साथ रहिए। आर यू विद मी स्टूडेंट्स? बोलो एनर्जी है ना? अरे एनर्जी रखो ना, मैं इतनी ताकत लगाता हूं। आर यू विद मी? यस और नो, जल्दी बताओ। यस सर। ओके, वेरी गुड। अरे गेम खेलने जा रहे हो इंटरनेशनल लेवल की, तो वो तो कोच जो होगा तुम्हें पूरी प्रैक्टिस कराएगा। करो प्रैक्टिस, दे मारो गोल, गोल पे गोल। अब बिना एनर्जी के गोल कर लोगे? अरे बहुत एनर्जी चाहिए। आप तो सर 10 मिनट में थक जाओगे, 30 मिनट में तो बुरा ही हाल हो सर, जाएगा। रेड बुल। बॉल कभी कहाँ जाती है कभी कहाँ जाती है। सॉकर का मैच देखा, कितनी पावर चाहिए। अरे यस सर, फुटबॉल बैडमिंटन में का भी। मैंने रैकेट उठा लिया, मेरे पास पावर ही अरे नहीं सर थी। फुटबॉल में भी 4 हाँ घंटे फुटबॉल में ही भागना तो कह रहा पड़ता हूँ, है। कितनी कितनी पावर चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए। और हर लेक्चर में भी जब आप सुनते हो एनर्जी चाहिए, मैं एनर्जी एनर्जी की बात करता हूँ। जिसके सर पास एनर्जी है स्टूडेंट, से कह रहा है लूडो में भी। हाँ तो ग्लूकोज खा के आओ। तो अब आप कॉम्प्लेक्स एनायन बन गया, ये कटायन बन गया। लो इसका निकालना है। ये मैंने एक्स लिया, कितने Cl है? 4 है, और एक की वैलेंसी कितनी है? -1, और ऊपर क्या लगा हुआ है? -2। तो फिर क्या बन गया? सर फिजिक्स के टाइम हो गया है। अच्छा बस हम खत्म कर रहे हैं, आपका खत्म हो रहा है। एक्स माइनस, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? -2 + 4, तो +2 आ गई। तो निकल इसमें कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है स्टूडेंट? +2 में। और इसको मैं ऐसे लिखता हूं निकल 2। बोलो किसी को डाउट रह गया? ये कॉम्प्लेक्स एनायन है, और पहले वाले मैंने जो बताए थे तो अब आपकी कोई गलती नहीं हो सकती स्टूडेंट टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। बोलो अभी भी कोई गलती करोगे? ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। सर मेरा आंसर सही था ना? हाँ +2। +2 का सही आंसर था, बिल्कुल सही आंसर दिया था जिसने, थैंक यू सर। जो वंश ने मैंने वो करेक्ट आंसर था। आई थैंक यू वेरी मच। तो ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा सेशन खत्म हो रहा है। आपकी नेक्स्ट क्लास है, तो मैं फिर आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपने लेवल को इम्प्रूव करिए। हमारे जितने भी लेक्चर हैं उनको आप फॉरवर्ड कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। तो नमस्ते, फिर मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने आंसर थैंक यू किए सर, मैं थैंक उनको यू। शाबाशी देता हूँ, और उनको कहता हूँ वेरी गुड वेरी गुड। आप कोशिश करते रहिए। जिन्होंने कोशिश की उनको भी मैं थैंक्स करता हूँ कि आपने अटेम्प्ट किए, और आगे भी आप ट्राई करते रहिए। जो ट्राई करेंगे वही कामयाब होंगे, बाकी नहीं हो सकते। ओके, नमस्ते। थैंक यू सर।